नमस्कार। कल जहाँ मैंने ख़त्म किया था कि पीसीओ पर आनंद पांडे ने वो नंबर अपने घर का देखा, लौट आया। श्री प्रकाश ने घुसते हुए पूछा उससे कि क्या हुआ, बात हो गई। उसने बताया कि नहीं, बात हो गई और सब घर में ठीक है। सही बात आनंद पांडे ने नहीं बताई और श्री प्रकाश को लगा कि हम आज बच गए। लेकिन आनंद पांडे रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन रोज के हिसाब से खाना खाने के बाद श्री प्रकाश कोई वही 12 बजे के आसपास फिर उसने कहा कि मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। गाड़ी लेके वो निकल गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया, सुधीर और राजन को आनंद पांडे ने बताया कि पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है आज, मैं ज़रा नीचे से बेलार्गन टेबलेट ले आऊँ और तब मैं आता हूँ। वहाँ से वो निकल गया। सीधे नीचे उतर के उसने एक टैक्सी की और कल वाले पीसीओ की जगह पर पहुंचने के लिए उसने टैक्सी वाले से कहा कि फल मंडी चलिए, विराटनगर की फल मंडी। टैक्सी वाला जैसे ही नज़दीक पहुंचने लगा, फल मंडी के पहले ही आनंद पांडे उतर गया और वहाँ से पैदल अपने पीसीओ की तरफ जाने लगा। जैसे ही उस पीसीओ पे जहाँ वो कल गया था आज, उसके करीबन 100 कदम पहले बाएं हाथ को एक छोटा सा सिद्धार्थ होटल है। सिद्धार्थ होटल के बाहर पार्किंग तो नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं। उसकी निगाह अपनी गाड़ी पर पड़ी, जो शिव प्रकाश और ये लोग कॉमन इस्तेमाल करते थे, जिससे वो लोग आए थे विराटनगर और जिसे घूमने जाया करते थे। वो गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी देखते ही उसके दिमाग में कोई शंका नहीं रही कि अब ये फिर उसी पीसीओ पर पहुंच गया है। उसने सोचा कि अगर हम अभी तुरंत पहुंच जाएंगे तो कल बात हुई है, आज उसे शक हो जाएगा। वहाँ से फिर आगे की तरफ निकल गया और एक छोटी सी चाय की दुकान है, वहाँ पर बैठ के वो निगाह बनाए हुए था कि इस पीसीओ से कब शिव प्रकाश निकलता है। उस समय उसने देखा था लगभग 12:30 के आसपास टाइम हो रहा था जब वो वहाँ पहुँचा था और 1 बजे के आसपास शिव प्रकाश तेज़ी से वहाँ से निकला और निकल के सिद्धार्थ होटल के सामने पार्किंग में अपनी गाड़ी पर बैठ के सीधे तेज़ी से अपने होटल की तरफ निकल गया। आनंद पांडे बहुत गुस्से में था। वो सीधे पीसीओ पर पहुंचा। पीसीओ पर वो लड़का नहीं बैठा था, छोटा वाला जो जिससे कल बात हुई थी। एक थोड़ा बुजुर्ग सा आदमी बैठा हुआ था। पहले तो समझ में नहीं आया आनंद को कि अब इससे क्या कहूँ मैं। खैर, उसने उससे ये कहा कि मैं अपनी डायरी भूल गया हूँ जिसमें नंबर लिखा था। कल मैंने बात की थी, रजिस्टर में तुम्हारे जो यहाँ लड़का बैठता है उसने रजिस्टर में वो नंबर नोट किया था, अपना रजिस्टर देना ज़रा। रजिस्टर उसके सामने ही था, उसने तुरंत रजिस्टर बढ़ा दिया। जो लास्ट एंट्री थी उसमें फ़ोन की, वो उसके घर की थी और पैसा जो पेमेंट किया था वो 350 पौने 400 रुपये उसका पेमेंट किया गया था। मतलब ये कि 35-40 मिनट की बात हुई होगी। ये देखते ही उसका खून खौल गया। खैर, वो उसने कहा कि तुम्हारे लड़के ने नंबर लगता है नोट नहीं किया है, मैं डायरी लेकर आता हूँ। ये कह के वहाँ से निकला वो और सिद्धार्थ होटल के जो सामने एक पीसीओ पे उसकी नज़र पड़ी थी जब उसने अपनी गाड़ी वहाँ देखी थी, वहाँ चला गया। वहाँ से उसने अपने घर पे फ़ोन मिलाया और एक ही रिंग में उसकी सिस्टर ने फ़ोन उठाया। इसके पहले कि आनंद पांडे कुछ बोलता, उसकी बहन ने ये कहा कि अभी तुम पीसीओ पे ही हो, अभी तो कह रहे थे कि मैं होटल जा रहा हूँ। आनंद के घर का नाम मुन्ना था। आनंद ने बहुत गुस्से से कहा कि मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। उसकी बहन सकपका गई और उसने फ़ोन रख दिया। वहाँ से सीधे वो होटल आ गया। आनंद वो पूरा माजरा समझ गया कि क्या हुआ होगा और कैसे पिछले 7-8 दिनों से रोज़ उसके घर पे जो कॉल हो रही थी वो क्यों हो रही थी। होटल आ गया। होटल जाते ही सुधीर ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम तो बेलार्गन लेने गए थे, मेडिकल की शॉप तो नीचे ही है, तो यहाँ नहीं लिया? बोले नहीं, वो थोड़ा पेट दर्द कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा पैदल भी चल लेंगे। आगे जाके आगे वाली मार्केट से मैंने बेलार्गन लिया और फिर उसके बाद वहीं बैठ के चाय पी
कि थोड़ा सा आराम हो जाए और तब उसके बाद आया हूँ। वो शिव प्रकाश की तरफ देख रहा था। शिव प्रकाश के पास एक डिजिटल डायरी थी, उस समय बहुत चलती थी, सिल्वर कलर की वो डिजिटल डायरी थी। वो अपना डिजिटल डायरी में कुछ देख रहा था। शिव प्रकाश ने कहा कि अब आज फाइनल कर दिया है, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ नहीं रुकेंगे। अब जिस काम की तलाश में थे उसके लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। हम लोग सब लोग लखनऊ चलते हैं, वहाँ अच्छा मोटा काम मिल गया है। अब इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना है, इसलिए बहुत दिन हो गया यहाँ सैर सपाटा करते हुए, अब यहाँ से चलना है। आनंद पांडे बिल्कुल चुप, एक चुप हजार चुप, कुछ नहीं बोला। उन लोगों ने अपना बैग और सारा सामान गाड़ी में रखा, पप्पू देव को बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से निकल गए काठमांडू से। जब पटना से 50 किलोमीटर पहले पहुँचे, लगभग 50 किलोमीटर पटना रहा होगा, आनंद ने शिव प्रकाश से कहा कि भाई, मैं और राजन, हम दोनों लोगों को आप सूरजभान दादा के यहाँ ऑफिस में उतार दीजिएगा, पटना वाले ऑफिस में, और हम लोगों को कुछ काम है। शिव प्रकाश चौंका, बोले तुमको कौन सा काम आ गया यहाँ पर? तो उसने कहा असल में भांजी की शादी है 2 महीने बाद, तो गोरखपुर जाना भी ठीक नहीं हो, लखनऊ में इस समय बहुत दबाव है। सब लोग जानते हैं अखबारों में क्या क्या निकल रहा है, और बहुत ज़्यादा दबाव है इस समय। इसलिए ये राजन तिवारी यहाँ पर, इनके 2-3 चेले हैं, अच्छी शॉपिंग करा देंगे। पीछे राजन के साथ ही बैठा हुआ था, आगे शिव प्रकाश चला रहा था, सुधीर आगे की सीट में बैठा था, पीछे आनंद और राजन बैठे थे। आनंद ने राजन का हाथ दबाया तो राजन भी बोल पड़ा कि हाँ भैया, यहीं करा देते हैं, ये कहाँ जाएगा, वहाँ तमाम बहुत दिक्कत है इस समय, अच्छी शॉपिंग यहीं करा देते हैं। जो शादी ब्याह की, भगिनी की शादी है, भांजी की शादी है, तो घर वालों को अच्छी चीज़ें देनी पड़ती हैं, वो सब मैं करा दूंगा, और 1-2 दिन में हम लोग सीधे लखनऊ पहुंच जाएंगे। शिव प्रकाश ने तब कुछ कोई कमेंट नहीं किया, बोले अच्छा ठीक है, हमको भी कुछ काम था, चलो दादा से मिलाते हैं। ये सारे लोग वहाँ पहुँच गए सूरजभान के दफ्तर में। वहाँ पर एक बड़ा हाथा है कंकड़ बाग के पास कहीं पर, जहाँ उनका ऑफिस है, और काफ़ी बड़ा सा हाथा है। गाड़ी वहीं खड़ी कर दी, और आनंद सूरजभान के पास पहुँचा, बोले दादा, आज के बाद मैं इनके साथ न कहीं जाऊँगा, न कोई काम करूँगा। सूरजभान भी एकदम भौचक्के रह गए, बोले मैंने तो कभी सुना नहीं और देखा नहीं कि तुम दोनों लोग अलग अलग किसी काम के लिए जाओ, या तुम दोनों लोग अलग अलग रहो। ऐसी क्या बात हो गई? कौन सा किस बात पे इतना झगड़ा हो गया कि तुम इस तरह की बात? शिव प्रकाश भी वहीं बैठा हुआ था। आनंद ने पूरी बात बताई कि देखिए, हम कभी नहीं सोच सकते थे कि किसी का नहीं ही है, और ऐसे ऐसे इसने किया है, और घर में ही हमारे ये इसने इस तरह की हरकत की है जो मैं बता नहीं सकता, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, और ऐसी ऐसी बात हुई। शिव प्रकाश से पूछा सूरजभान ने, क्या ये बात सही कह रहा है? शिव प्रकाश ने कहा कि आपको क्या लगता है अकेले मेरी गलती है? इतना कहते ही उठ के खड़ा हो गया आनंद पांडे, बोले दादा, अगर इसने एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा। दोनों को शांत कराया उन्होंने, और दोनों को शांत कराने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तुम दोनों लोग मेरे लिए बराबर हो, तुम दोनों एक साथ न होते तो वीरेंद्र शाही न मारा जाता, और न छुटकुन शुक्ला भाई की हमारे जो हत्या का बदला हम लोगों ने लिया है, न हम वो कर पाते। और ठीक है, ऐसी बात है तो ऐसे में साथ रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में फिर नुकसान होता है, गैंग का नुकसान होता है, इसलिए तुम दोनों लोग अलग अलग रहोगे। आनंद ने कहा कि दादा, हमें हमारे असलहे दिलवा दीजिए, जो हमारे असलहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे असलहे हैं और वो तुमको मिलने चाहिए। असलहे कहाँ रखे हैं? उनका सब बाहर गाड़ी में सीट के नीचे एडजस्ट करके रखे हुए हैं। सूरजभान ने कहा कि इनको एक 9.45 वाली पिस्टल और 2 9mm की पिस्टल, 100 कारतूस, ये इनका दे दीजिए, और फिर ये रुकेंगे अभी हमारे पास। और शिव प्रकाश से कहा कि अशोक सिंह तुम जा सकते हो।
श्री प्रकाश उठा, उसने कहा साहब अच्छा ठीक है मैं निकाल, बोले नहीं तुम भी नहीं निकालने जाओगे ना आनंद जाएंगे। धीरेन्द्र वहाँ पे था, धीरेन्द्र से और राजन तिवारी से कहा कि आप दोनों लोग जाइए, इनके असलहे निकाल के लाइए। वो दोनों लोग गए, .45 की पिस्टल, 9mm की पिस्टल, 100 कारतूस और उसका बैग आनंद पांडे का, ये वहाँ से निकाल के ले आए। वहाँ ला के उन्होंने उसको रख दिया। इस बीच में जब वो चले गए थे तब सूरज भान ने श्री प्रकाश से कहा कि देखो तुम्हारी आदत तो ख़राब है, तुम लड़कियों में बहुत ज़्यादा समय, अपना समय और पैसा दोनों खर्च करते हो और अनावश्यक इन सब चीज़ों में बहुत समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतिहास गवाह है कि जो इसके चक्कर में फंसा वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया और मारा गया। और इतनी बड़ी मंडियां हैं सब जगह, जहां पैसा, तो वहां तुम्हारा पैसा खर्च होगा, समय बिल्कुल नष्ट नहीं होगा। तुम्हें अगर इसका शौक़ ही है, शौक़ पूरा करो, लेकिन इस तरह से अपने लोगों से घात करना ये ठीक नहीं है। श्री प्रकाश ये बात सुनता रहा। थोड़ी देर में श्री प्रकाश ने कहा ठीक है दादा। उनका देखो अब के आज के बाद से न ये तुम्हारे काम में दखल देंगे और न तुम इसके काम में दखल दोगे। मुझे ये बात बिल्कुल सुनाई न पड़े, ये जो काम कर रहे हैं उसमें तुम्हारा कोई दखल है, तुम जो काम कह रहे हो उसमें इनका कोई दखल है। पहले ये तय कर लो कि तुम्हें हमारी बात माननी है कि नहीं माननी है, उसके बाद मैं बताऊंगा। श्री प्रकाश तुरंत बोला कि नहीं दादा हमें आपकी बात माननी है। ये कह के श्री प्रकाश ने उनको कहा दादा नमस्कार और अब मैं लखनऊ जा रहा हूँ। ये कह के सुधीर, वो और धीरेन्द्र, ये तीनों लोग वहाँ से रवाना हो गए। राजन तिवारी और ये रुक गए, राजन तिवारी और आनंद पांडे, सत्यव्रत राय भी उनके साथ थे। इन तीनों को सूरज भान ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी से तुम लोगों को गोरखपुर तक पहुंचवा देता हूं, तुम लोग वहीं रहो अब, और अगर वहाँ कोई दिक्कत महसूस होती है कि थोड़ी दिन के लिए कहीं अपनी रिश्तेदारियों में चले जाओ, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है मुझे फ़ोन से बताना, हम आदमी भेज देंगे। ये तीनों गाड़ी में बैठे। जब थोड़ा सा आगे निकल गए, सत्यव्रत राय ने पूछा कि आनंद भाई क्या बात हो गई थी ऐसी? तो आनंद रोने लगा। आनंद ने कहा देखो पहले भी मैं इसकी इन सब आदतों से बहुत परेशान था, मेरी भी मजबूरी थी, हमें भी आगे बढ़ना था, हम लोगों के भी अपने सपने थे, लेकिन आदमी बहुत गंदा है। तुमको ध्यान है कि इसके कहने पे नीरज ने हृदय चंद को मार दिया था, इसी ने वो दुबे को मार दिया था। ये सब हम लोगों के 24 घंटे के साथी थे। और जब नीरज को हम लोगों ने मरवा दिया था तो उस बात को लेके उस दिन कितना गर्म हो रहा था हम लोगों के। खैर सब लोगों ने मिल के समझा दिया था, लेकिन उसी से तुम समझ सकते हो कि आदमी कितना गंदा है। और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये किसी का नहीं है। जब सारे काम में हम इसके साथ रहे हैं, जब ये हमारा नहीं हुआ तो ये किसी का कैसे हो सकता है। लेकिन अब हम लोगों को अपना काम करना है और अपने को आगे बढ़ाना है। इसने जितनी घटनाएं दादा बता रहे थे, इसमें इसने क्या किया है? सारी गोलियां खोपड़ी पे हमने उतारी थी, तुम तो सब जानते हो। ये कहते कहते उसने सत्यव्रत से कहा है कि अभी फ़िलहाल एक गाड़ी लेनी है। उसने कहा आप चिंता मत करिए, बिहार वाले देवेंद्र विधायक ने एक कत्थई रंग की स्टीम गाड़ी भिजवाई थी, जो वहाँ मोहद्दीपुर में विपिन के हाथे में खड़ी हुई है। अभी मैं फ़ोन कर देता हूँ, वो वहीं पर गोलघर में लेके आ जाएगा, हम लोग वहीं पहुँचेंगे। सूरज भान की गाड़ी वहीं छोड़ दीजिएगा, उनके साथ जो 2 लोग हैं, और हम लोग अपनी गाड़ी से वहाँ से चलेंगे। बल्कि हम उतर जाएंगे, चले जाएंगे वहाँ लखनऊ, और तुम वहाँ से, तुम और राजन तिवारी वो गाड़ी लेके लखनऊ आओ। बात तय हो गई। वहाँ गोलघर इसने फ़ोन कर दिया विपिन को कि हाथे से गाड़ी वो लेते आओ। तेल भराने का भी उसने कह दिया कि वहाँ से गोरखपुर से लखनऊ तक का उसमें तेल भरा दिया जाए। साफ़ सुथरा करके विपिन वो गाड़ी लेके गोलघर पे आ गया। गोलघर में ही सूरज भान की गाड़ी पे जो लोग थे और जो ड्राइवर था उनको दुआ सलाम करके विदा कर दिया गया। विदा करके वहाँ से ये चले गए और अपनी स्टीम गाड़ी में आनंद पांडे बैठ के, आनंद पांडे, राजन तिवारी ये बैठ के वहाँ से चले और सीधे वहाँ से लखनऊ इंदिरा नगर में सत्यव्रत राय का जहाँ मकान था वहाँ पहुँच गए।
रात भर बहुत परेशान रहा और रात भर सत्यव्रत और आनंद बात करते रहे कि अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे। उनको ये भी डर लग रहा था कि ऐसा न हो, ये कहने को तो उसने सूरजभान के सामने कह दिया कि नहीं, मैं एक दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं लगाऊंगा, एक दूसरे की तरफ हम देखेंगे नहीं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। ये पैसे का बहुत लालची ही है, किसी भी समय जब वो उन 3 लोगों को, गांधी के साथ जो 2-3 लोग थे, इनको जब वो मार सकता है, ये किसी को भी मार सकता है। कभी हो सकता है मेरे साथ ही कोई दांव कर दे। इस बात से वो बहुत चिंतित था। खैर सत्यव्रत ने कहा कि देखो, हम लोगों को आगे चलना है, आगे बढ़ना है। कल हम बात कराएंगे तुम्हारे देवेंद्र विधायक की बिहार के। एक काम के लिए वो बहुत दिन से कह रहे हैं और उसी के लिए उन्होंने गाड़ी दी है, तो अगर बात तय हो जाती है तो वो काम कर देंगे। उसमें उन्होंने कहा था कि एक AK-47 और असलहे भी हैं उस काम में। तो ये सुन के आनंद बिल्कुल खड़ा हो गया। उसने कहा कि हमें AK-47 की ही ज़रूरत है, सारे काम हमने AK-47 से किए हैं और बिना AK-47 के हम बिल्कुल आधे अधूरे से रहते हैं। तो सुबह एक PCO से देवेंद्र विधायक से बात करने की कोशिश की, बात उनसे हो गई। आनंद पांडे ने भी बात की तो उन्होंने कहा भैया तुम लोग सीधे चले आओ यहाँ पर, जब पटना में घुसना तो हमको फ़ोन कर देना, हम यहाँ रुकने की सब व्यवस्था कर देंगे, हम बहुत परेशान हैं, हमारा ये काम होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये लोग रात में दिन भर सो गए। रात में बबलू तिवारी, राजन तिवारी और आनंद पांडे, ये 3 लोग उसी गाड़ी से पटना के लिए रवाना हो गए। बहुत जल्दी में थे ये लोग, जल्दी से इन्हें चाहिए, इन्हें ये लग रहा था कैसे हमें श्री प्रकाश को नीचा दिखाना है और कैसे हम पूरे जो लड़ाई वर्चस्व की, जिसको वो कहता है कि हमारी वर्चस्व की लड़ाई है, जब कोई रहेगा तो हम रहेंगे, ऐसा नहीं है, हम भी हैं। ये आनंद पांडे के दिमाग में था। आनंद पांडे थोड़ा सा जिसको शांत स्वभाव का था, बहुत बड़बोला नहीं था, लेकिन अपराधी बहुत गजब का था वो। उसके अंदर जैसे कहते हैं जब खून सवार होता था, जो उसके साथ के लोग हैं तो था, और निशाना बहुत अचूक था उसका। उसने जितनी हत्याएं इसके साथ हुई हैं उसमें गोलियां सब आनंद पांडे ने चलाई थी, लेकिन बस ये था कि थोड़ा शांत स्वभाव का, किसी से बात नहीं करना। किसी का भी फ़ोन आता था उसी प्रकाश को दे देता था बात करने के लिए, किसी से सीधे बात नहीं करना, अपना काम करना, खाना, सो जाना। परिवार वालों की बहुत केयर करता था और ख़ासकर अपनी इस सिस्टर से, इस बहन से उसको बहुत लगाव था। ये लोग सीधे रात में चले, सुबह पटना पहुंच गए। पटना से पहले ही उन्होंने PCO से फ़ोन किया विधायक जी को कि हम आ गए हैं, कहाँ आना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप कंकड़बाग पहुँचे। इनकम टैक्स ऑफिस के थोड़ा सा आगे एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए आदमी मिलेगा एक गाड़ी से, वो आपको हमारे घर तक ले आएगा, आपको जहाँ रुकना है वहाँ तक ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इनकम टैक्स ऑफिस के आगे जैसे कि एक जैन गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें से 2-3 लोग, उसमें 2-3 लोग बैठे हुए थे। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए एक आदमी निकला। आनंद पांडे ने अपना नाम बताया, उन लोगों को लेके वो पहुंच गया वहाँ एक फ्लैट में। बड़ा फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लैट था, खाली था बिल्कुल, उसमें एक आदमी था जो खाना वाना बनाता था। ये लोग वहाँ पहुँच गए। ये आनंद ने पहुँचते ही कहा कि विधायक जी से कब मुलाकात होगी। उसने कहा साहब विधायक जी ने भी थोड़ी देर में आने के लिए कहा है, 11 साढ़े 11 बजे तक वो आएंगे, तब तक आप लोग नहा धो लीजिए और नहा धो के आप आराम करिए, आपको जो खाना नाश्ते में या खाने में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब मैं बना दूंगा। ये लोग अपना नहाए धोए, नहा धो के ये तीनों लोग वहाँ पर, इनका नाश्ता पानी बनाया गया, कुछ बाहर से आया, कुछ वहाँ बनाया गया, नहा धो के तैयार हुए। 11 बजे विधायक जी आ गए। विधायक जी ने आते ही दंड प्रणाम के बाद सीधे अपनी बात की। उन्होंने कहा कि देखो ये काम हमारा होना है और इस तरह का आदमी है और हम पैसा भी अपने साथ लाए हैं 5 लाख रुपए। गाड़ी में तुम्हें इस आदमी के साथ एक AK-47 है और तमाम असलहे हैं। गाड़ी और AK-47 वो असलहे सब आपके हैं, आप ले जाइएगा और पैसा आप अभी हमसे ले लीजिए। आनंद ने कहा कि देखिए हम पैसा पहले नहीं लेते, हम काम होने के बाद पैसा लेंगे। बोले नहीं, आपकी मर्जी है, पैसा हम ले आए हैं इस साथ। उन्होंने कहा विधायक जी आपको एक काम करना होगा, हमें एक आदमी दे दीजिए और हमें उस आदमी की कुंडली बनानी है और 2-3 दिन का समय लगेगा। विधायक जी चौंके, बोले कुंडली? कुंडली का हम समझे नहीं मतलब। उनका हाँ कुंडली, एक तो पंडित जी कुंडली बनाते हैं जिसमें जन्म से और मृत्यु तक का सब होता है कि क्या करोगे, उद्योग क्या है, व्यापार क्या है, परिवार क्या है, लड़का लड़की बच्चा
और बाकी चीज़ों का जिक्र उस कुंडली में होता है। अलग अलग समय पर लोग देख के बताते हैं। हम जो कुंडली बनाते हैं वो जन्म कुंडली नहीं होती, वो मरण कुंडली होती है। तो वो फिर चौंके, उनका मतलब समझे नहीं। देखिए, आनंद ने कहा कि देखिए साहब, हम जो कुंडली तैयार करते हैं उसमें मरने का स्थान, मरते समय कौन कौन साथ रहेगा, मारने के बाद बाहर निकलने की कौन कौन सी जगह होगी, राहु केतु कितने हैं वहाँ पर, राहु केतु का मतलब उनका सिक्योरिटी वाले और कौन कौन से असलहे के साथ हैं, वो उतने कहाँ पे हैं, पुलिस जब अगर आएगी तो वो किन किन रास्तों से आएगी, हमें किन रास्तों से हमें कौन कौन से रास्ते निकलने के मिलेंगे। हमें जब तक ये पूरी कुंडली सही सही तैयार नहीं होगी, हम काम नहीं कर सकते हैं या हम काम में सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये बात सुन के विधायक जी हंसे, बोले साहब ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है आपने, आपकी कुंडली है तो आप ठीक है, हम आदमी आपको अभी दे देते हैं, 1 घंटे में आपके पास आदमी आ जाएगा। उनका आज मत दीजिए, आप हमें सुबह के लिए आदमी 6-7 बजे आ जाए, आज सब लोग बहुत थके हुए हैं और हम लोग आराम करेंगे, सुबह 7 बजे। बोले बिल्कुल ठीक है, सुबह 7 बजे आपको आदमी मिल जाएगा। वो आपको आदमी को पहचानवा देगा, लेकिन ऑपरेशन के समय वो आदमी नहीं रहेगा। तो हम अपने आदमी की जान जोखिम में नहीं डालेंगे। और दूसरा ये है, हमारा आदमी पकड़ा गया या देखा गया, हम नामजद हो जाएंगे, फिर बहुत दिक्कत होगी। वैसे तो नामजद हम होंगे ही, लेकिन उसका कोई उपाय किया जाएगा। बस ये है कि आप काम करने के 10-15 मिनट के भीतर हमें सूचना दे दीजिएगा। इतना कह के विधायक जी चले गए। ये लोग भी अपना थोड़ी देर गए, लोकल मार्केट घूमे, लौट के आए, खाना खा के सो गए। अगले दिन सुबह 7-7:30 बजे वो आदमी आ गया और ये लोग भी जल्दी जल्दी तैयार हो के 8 बजे, गाड़ी भी उन्होंने अपनी दी। उन्होंने कहा जो इस गाड़ी से आप आए हैं उसको गैराज में खड़ी कर दीजिए, हमारी गाड़ी ले लीजिए और हमारी गाड़ी से आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। वो आदमी इनको ले गया, उसने इस आदमी की पहचान करा दी, किस किस रास्ते से वो आता जाता है, कितने बजे वो शहर की तरफ आता है, कितने बजे शहर से निकलता है, सब चीज़ें उनको बता दी। जो छोटी मोटी क्वेरी थी वो क्वेरी भी बता दी। इस बीच में एक काम और भी हुआ। जब ये लोग वहाँ से चले गोरखपुर से पटना के लिए, तो बनारस आने के पहले आनंद ने ये कहा कि देखो एक काम यहाँ भी है हमारा बनारस में भी। तो राजन तिवारी ने कहा यहाँ क्या काम है? बोले देखिए, हृदय चंद हमारा बहुत अच्छा आदमी था, हम लोगों का बड़ा साथ था, 24 घंटे का साथ था। हृदय चंद ने यहाँ सेंगर नाम के एक आदमी को रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए पैसा दे दिया था। उसके बाद वो टालता रहा तो उसने 4-6 और लोगों से पैसा लेके और इसी सेंगर को दे दिया। बाद में जब सालों हो गया, पैसे की तंगी हो गई हृदय चंद के पास, और वो पैसा मांगता था तो ये किसी शराब के ठेकेदार के साथ जुड़ गया सेंगर, तो ये धमकाने लगा, पैसा भी नहीं देता था। इस बीच में सेंगर को, उसको हृदय चंद को मार दिया नीरज सिंह ने। तो चलते हैं, अगर वो पैसा मिल जाता है तो हृदय चंद के बच्चों को दे देंगे, ये पुण्य का काम है। उस समय आनंद ने, राजन तिवारी ने मना किया कि साहब बड़े काम में हम लोग चल रहे हैं, ये लौट के हम लोग कर लेंगे। बोले नहीं, ये पुण्य का काम है, ये काम पहले करते हुए चलेंगे अगर, तो हमारा बड़ा काम निश्चित रूप से हो जाएगा। सुबह सुबह ये लोग वहीं रास्ते में 7 बजे के आसपास ही इन्होंने दरवाज़ा खटखटा दिया। सेंगर ने दरवाज़ा खोला। सेंगर देखते ही पहचान गया। बोले भैया कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा भाई देखो, हृदय चंद मर गए हैं, लेकिन ये मत समझना कि उनका पैसा डूब गया। आज हम पैसा लेने आए हैं, हम पैसा लेके जाएंगे। गए, भीतर तीनों बैठे, बबलू तिवारी, राजन तिवारी, आनंद पांडे। उसकी पत्नी भी आ गई, 3 छोटे छोटे बच्चे थे वो भी आ गए। पैसा ले आओ। इसने कहा कि ले आओ, मेरे पास समय नहीं, हम लोग दूसरे काम में जा रहे हैं। उसने कहा पैसा तो आज एक नया नहीं है हमारे पास, हमें मौका दीजिए। मैंने कभी मना नहीं किया कि हम पैसा नहीं देंगे। तो उसने कहा, इतनी देर में आनंद ने अपनी पिस्टल बाहर निकाल ली। उसने कहा देखो, मेरी कमर से ये पिस्टल बाहर आ गई है, या तो पैसा मिल जाएगा तब ये भीतर जाएगी, या तुम्हारी खोपड़ी उड़ाऊंगा तब जाएगी। ये सुन के उसकी पत्नी और बच्चे सब ठिठक गए, और उसका छोटा बच्चा था 2.5-3 साल का, वो रोने लगा। उसने कहा कि भाई अब आप चाहे जो कर लो। फिर बच्चों को वो समझाता रहा, सेंगर करे ये अंकल हैं तुम्हारे, ये थोड़ी डरा रहे हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे। इतना सुनते ही आनंद ने उसकी खोपड़ी पे सारी गोलियां अपनी मैगजीन की उतार दी, और फिर वहाँ से बाहर निकलते समय बाहर से कुंडली लगा दी। और तब ये सीधे ये लोग वहाँ पहुँचे थे पटना और कंकड़बाग में। उन्होंने ये जिस काम के लिए जा रहे थे उस काम के बारे में रैकी शुरू की अपनी। अगले दिन रैकी इनकी पूरी हो गई। 3-4 दिन बाद फिर इन्होंने टेलीफोन से बताया
विधायक जी को, देवेंद्र विधायक को, कि अब हमारी कुंडली तैयार हो गई है। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि देखिए वो आपका काम है, हमें काम होने के तुरंत बाद 10 मिनट 5 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम न लगे, क्योंकि हमें अपना भी ग्राउंड तैयार करना है, कहीं हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़ेगा बैक डेट में, ये सब काम भी करना है, क्योंकि वो नामजद करेंगे, वो मानेंगे नहीं। इन्होंने कहा हम बिल्कुल बता देंगे। जिस दिन बात हुई उसके अगले ही दिन वहाँ रेलवे फाटक पर इन लोगों ने अपनी गाड़ी, रेलवे फाटक वहाँ पड़ता था, इन लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दी। बड़ा शार्प मोड़ था, उसी मोड़ पर किनारे की तरफ एक गाड़ी में ये लोग खड़े हो गए। उस समय उनको गाड़ी, पुरानी गाड़ी कोई दी थी उसने, शायद एम्बेसडर थी पुरानी कोई, तो उसमें ये लोग खड़े हो गए। थोड़ी देर वेट करने के बाद इनको टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ गया। आनंद अपनी .45 की पिस्टल लेके किनारे की तरफ खड़ा, जैसे ही गाड़ी नज़दीक आई, टारगेट को वो पहचान रहा था, उसने सिर पे उसके .45 की 4-5 गोलियां मार दी। जैसे ही गोली चली ड्राइवर कूद के भाग गया। इतने में राजन तिवारी, बबलू, इन लोगों ने, जितने लोग बैठे हुए थे, उन पे गोली चला दी। गाड़ी में एक AK-47, 2 पिस्टल जो देसी टाइप के होते हैं वो, एक रिवॉल्वर और 3 315 बोर की राइफलें मिली। सब गाड़ी में से निकाल लिया इन्होंने और अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलने लगे पटना की तरफ। पटना की तरफ जब जा रहे थे, 10 किलोमीटर की दूर बाएं हाथ को एक छोटा सा रास्ता गया है। आनंद ने कहा इस पे मोड़ लीजिए। उस पे मोड़ने पे थोड़ा आगे निकल के आनंद ने कहा कि थोड़ी थोड़ी दूर पे ये 315 बोर की तीनों राइफलें फेंक दीजिए। राजन तिवारी राइफलें फेंकना नहीं चाह रहा, तो बोले भैया 315 बोर की है। उन्होंने कहा जितना मैं कह रहा हूँ फेंक दीजिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर गाड़ी के शीशे से तेज़ी से तीनों 1-1 किलोमीटर के या 2-2 किलोमीटर के उसमें ये तीनों राइफलें फेंक दी। जब ये लोग सुरक्षित हो गए आगे जाके कि अब हम पहुंच जाएंगे अपने फ्लैट तक, तो फिर राजन ने पूछा, फिर अब की बार बबलू ने पूछा उनसे कि भैया ये बताइए कि ये 315 बोर की राइफलें हैं, क्यों इनको फेंकवा दिया? उन्होंने कहा इसका मतलब तुम लोग अभी बहुत कच्चे हो। देखो पहले पुलिस मौके पे पहुंचेगी, पीतल बटोरेगी, आधा पौन घंटे में पीतल बटोरेगी, वो जो खोखे होते हैं उसको कहते हैं पीतल बटोरना। यहाँ से निकालेगी, वहाँ से निकालेगी, फिर कोई दरोगा दौड़ता हुआ आ जाएगा, साहब ये देखिए यहाँ पड़ी हुई थी झाड़ी के नीचे। ये आधे घंटे उसमें उलझे होंगे। तब तक कोई न कोई आके गांव का आदमी निकलता रहता है, राइफलें देख लेगा, वो बताएगा सब राइफलें पड़ी हुई हैं। फिर सारी फोर्स भाग के इन राइफलों पे टूट पड़ेगी। 1 2 3 राइफलें मिलेंगी उसी में। फिर कोई वरिष्ठ अधिकारी आएगा, वो कहेगा बस कहीं नहीं गया है, यहीं इसी गांव में होगा। आसपास जो गांव होंगे उनकी घेराबंदी होगी और एक एक घर में तलाशी शुरू होगी, दबिश शुरू होगी, गांव के लोग तंग किए जाएंगे और तब तक हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो ये कह के वो हंसने लगा। उन्होंने कहा तुमको, जब तक तुम सामने वाले की पूरी वर्किंग का अंदाज़ा तुम्हें नहीं होगा, कभी तुम अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होगे। इन लोगों ने अपना काम किया, ये पहुंच गए सीधे कंकड़बाग। थोड़ी देर में वहाँ विधायक जी का भी फ़ोन आया। विधायक जी जाके वहाँ अस्पताल में एडमिट हो चुके थे 1 दिन पहले की तारीख में। ग्लूकोज की बोतल उनकी अपनी पहले से उनकी सेटिंग थी, वो तैयार थी। और आदमी ने उनके शाम को उन्हें 6 लाख रुपए भिजवा दिए, 5 की जगह 6 लाख रुपए भिजवा दिए। पैसा लिया उन्होंने, AK-47 ली, 2 जो पिस्टल थी देसी टाइप की वो, और रिवॉल्वर ये लेके इतना ज़रूर किया उनके आदमियों से। उन्होंने कहा कि साहब आप जो है हम अपनी गाड़ी से चलेंगे ज़रूर, लेकिन आपका आदमी गाड़ी चला के ले चले यहाँ से। और क्योंकि इस गाड़ी को वहाँ आते समय देखा गया है, पुलिस की चेकिंग वेकिंग होती है दुनिया भर की, आप अपनी गाड़ी से हमें आगे तक छुड़वा दीजिएगा। आगे जाके किसी ढाबे में हम इसको चेंज कर लेंगे, आपकी गाड़ी वापस कर देंगे, हम अपनी गाड़ी से चले जाएंगे। उनके विधायक जी के आदमियों ने उसको आगे पटना का बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर क्रॉस करा के आगे एक ढाबे पर इन लोगों ने चेंज कर दिया। चेंज करके ये वहाँ से सीधे लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। आज काफ़ी समय हो गया, शेष अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।